उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हनुमान जयंती पर जिहादियों ने मचाया था उपद्रव। जिहादियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। चौकी प्रभारी समेत 10 लोग हुए थे घायल। हनुमान जयंती पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। संकट मोचन हनुमान को लगाया गया 56 भोग। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। भगवान श्री राम का भी हुआ गुणगान। अवैध अतिक्रमण पर हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र रौतेला का बयान। राजधर्म का भली भांति कर रहा हूं पालन। मेयर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राजनीति और अधिकारियों की उदासीनता से होता है अतिक्रमण। और कैबिनेट मंत्री सतपाल मलिक ने की पहल। देहरादून में कार्यशाला का हुआ आयोजन। पंचायतों को मजबूत करना है प्रथम उद्देश्य। जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। और चोरों ने किया नगर निगम की फाइलों पर हाथ साफ। नगर निगम कर्मचारियों में मचा हड़कंप। दफ्तरों के तोड़े ताले। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। अपना उत्तराखंड का सफर शुरू करते हैं। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान डाडा जलालपुर गांव में जिहादियों ने पथराव किया, जिसमें चौकी प्रभारी समेत 10 लोग घायल हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये बता रही हैं कि पथराव की स्थिति कैसे यहां जलालपुर उत्तराखंड में बनी। पथराव के बाद उत्तराखंड सरकार ने जिहादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस बुलडोजर लेकर उपद्रवियों के घर पहुंची। पुलिस ने 2 जिहादियों को दी चेतावनी दी कि थाने में नहीं पहुंचे तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ परिवार डरे सहमे घरों के अंदर हैं। हिंदू संगठनों की ओर से पुलिस को चेतावनी दी गई कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो थाने पर धरना और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। गौरतलब है कि पुलिस और ग्रामीणों की छत के साथ साथ गलियों में पत्थर मिलने के कारण पुलिस साजिश की आशंका से भी इंकार नहीं कर रही। उपद्रवियों ने 4 वाहनों में आग लगा दी थी और दूध के वाहन भी तोड़ दिए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों से पुलिस बल के साथ ही एसपी को मौके पर तैनात किया गया। दरअसल पथराव के बाद से हिंदू राष्ट्रवादी युवा उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को आश्वासन दिया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। साथ ही कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। नमस्कार, हमें टाडा जलालपुर गांव में, जहां रात ये हनुमान जन्मोत्सव के जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर बहुत ज़बरदस्त पथराव हुआ। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं और आइए हम उनसे पूछते हैं कि रात क्या क्या हुआ। ऐसा था सर, गत वर्ष जैसे हर वर्ष की बात ही लड़के शोभा यात्रा निकालते थे, ऐसे ही निकालते आ रहे थे हर्षोल्लास के साथ। तो जैसे ही उस वाली मोमडन वाली गली में घुसे वो, तो ऊपर से वही 6:30-7 बजे का टाइम रहा होगा। तो जैसे वहाँ घुसे तो उन्होंने पहले से ही प्लानिंग हो रखी थी। ये प्लानिंग पहले से ही हो रखी थी। एट ए टाइम तो जा नहीं सकते पत्थर ऊपर, ना बोतलें जा सकती ऊपर। पहले से ही प्लान हो रखी थी। जैसे ही वहाँ घुसे उन्होंने 2 ट्रैक्टर तो हमारे आगे आ गए और 2 पीछे रह गए, और उनके ऊपर जो बीच में थे ऊपर से पथराव चालू कर दिया। तो उन्होंने लगाने शुरू कर दिए पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस गाँव में लगे हैं। अच्छा, और उन्होंने आपकी शोभा यात्रा के आगे 2 लगाए, 2 पीछे लगा दिए। बीच में आपकी हनुमान जी के जुलूस निकल रहा था। तो उस जो पथराव हुआ है वो कितने लोग थे उस टाइम जुलूस में? जुलूस में से रहे होंगे जी 400-500 आदमी थे उस टाइम पर। अच्छा, और कितने लोग घायल हुए? घायल हो गए जी 15-16 लड़के तो फूटे, 15-16 लड़कों के सिर फूटे हुए। 15-16 लोगों के सिर फूट चुके हैं। जो ऊपर से पत्थर आए तो सिर तो फूटने थे उनके। ऊपर से पत्थर आए, ऊपर 3 मंजिले से बोतलें थी, पत्थर थी, ऊपर से मारने शुरू किए, क्योंकि वो पूरा का पूरा इधर भी उन्हीं के घर हैं, इस साइड भी, बीच में थे हम लोग।
लाइट बंद कर ली पहले और लाइटें बंद कर दी, अपने जो कैमरे लगे हुए थे उनके मकानों पे वो बंद करके ऊपर से पथराव शुरू कर दिया। अच्छा, तो जब ये घटना घटी तो मौके पर कौन कौन आया गाँव में? यहाँ पे पूरे प्रशासन की तरफ से कौन कौन आया? डीएम साहब भी आए थे, एसएसपी साहब भी आए थे, बाकी पुलिस फोर्स तो तैनात हो ही रखी है। और अब अभी जो फिलहाल जो परिस्थिति है वो काबू में है? अभी तो काबू में है, पर देखो ऐसे तो काबू में हो नहीं पाएगी, ये तो आगे को भी काम करना है। ऐसे तो हम वो मामला हो जाएगा कि चलो भाई तुम तो चुपचाप बैठ गए, ये चुप बैठने वाला तो मामला है नहीं। देखो साहब बिल्कुल भी हमें आगे को भी काम करने, हमें रहना भी यहाँ से। तो ये जो मांग कर रहे हैं, यहाँ बुलडोजर फिरना चाह बस उसी गली पर। अभी देंगे वो तो उन्हीं के मकान है, वे 4-5 पूरे सह परिवार हैं, उनकी औरतों ने भी पत्थर मारे ऊपर से। अच्छा, गिने चुने 4 परिवार के लोगों ने पत्थर चलाए, परिवार के वहाँ से फिर पूरे के पूरे इकट्ठे हो गए वो। तो आपने देखा ये जो गांव के लोग हैं, इनका ये मानना है कि ये गिने चुने घर के लोगों ने ही यहाँ उत्पात मचाया है। तो जलालपुर की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से वहां शोभा यात्रा पर जिहादियों का एक आक्रमण होता है। इसके बाद सरकार प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की मांग उठी, बुलडोजर चलने की बात हो रही है। कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। कृष्णा, ऐसे उत्पातियों, ऐसे उपद्रवियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई या अभी नहीं? बिल्कुल लावनी, देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड पुलिस की तो उन्होंने जिहादियों को शाम 4 बजे तक का समय दिया था कि 4 बजे से पहले थाने में आकर स्वयं जो है वो अपनी हाजिरी कर लें, गिरफ्तार हो जाएं और आप खुद को एक तरीके से हमारे पास समर्पण कर दें। अगर नहीं किया तो हम आपके घरों पर बुलडोजर चला देंगे। फिलहाल अभी देखना होगा कि कितने लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, क्योंकि 6 लोगों की अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो 150 से 200 लोगों पर मुकदमा जो है वो पुलिस प्रशासन ने दर्ज किया है, जिसमें कई अज्ञात व्यक्ति है। अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पुलिस प्रशासन ने उनको डराने के लिए धामी सरकार का बुलडोजर जो है वो डांडा जलालपुर में खड़ा हो चुका है और इंतजार कर रहा है प्रशासन के आदेश का कि कब पुलिस प्रशासन आदेश देगा और वो कब जिहादियों के घर के ऊपर जो है बुलडोजर चलाया जाएगा। क्योंकि अगर हम डांडा जलालपुर की बात करें तो लगातार ही यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर हमला होता हुआ हमको दिखाई देता है। पिछले साल जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तब कांवड़ यात्रा के ऊपर भी पथराव जो है वो मस्जिद के ऊपर से किया गया था। कल शाम भी जब डांडा जलालपुर में ये हनुमान जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा जब उनके गाँव में प्रवेश करी तो हिंदू लोग जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जय श्री राम के नारे जो है वो जिहादियों को एक तरीके से उनको सुनने में अच्छा नहीं लगा, तभी जो है मस्जिद के ऊपर से पथराव और बोतलें जो है वो हिंदुओं के सरों पर फोड़ी गई है। कृष्णा, मास्टरमाइंड कौन, इस पूरे दंगे की स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है? क्या इसके बारे में पुलिस पूछताछ में इस तक पहुंच पाई है अपनी जांच में कि इस पूरे दंगे का, इस पूरे उत्पात का मास्टरमाइंड कौन है? बिल्कुल लावनी, देखिए अगर हम मास्टरमाइंड की बात करें तो पुलिस की तरफ से ऐसा कोई अभी खुलासा नहीं किया गया है इसकी मास्टरमाइंड को लेकर और इसके सरगना को लेकर कि किसकी सह पर ये जलालपुर में एक तरीके से दंगा घटित हुआ है। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी शोभा यात्रा के साथ जो है काफ़ी संख्या में मौजूद था, लेकिन पुलिस प्रशासन का रहते हुए भी शोभा यात्रा पर हमला हुआ है। पुलिस प्रशासन के तमाम सिपाही और खुद चौकी इंचार्ज भी इस पूरे हमले में घायल हुए हैं, जिसके बाद ही हरिद्वार के आसपास के सभी थानों की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची थी। लगभग रात 9 बजे हरिद्वार एसएसपी और डीएम भी मौके पर पहुंचे थे, तब जाके मामला थोड़ा बहुत शांत हुआ, लेकिन रात 2 बजे तक जो है वो अफरा तफरी का माहौल उस क्षेत्र में बना रहा। अभी तक कई लोगों में, खासकर हम हिंदू औरतों की बात करें तो उनके अंदर अभी भी डर का माहौल है, कोई भी अपने घर से बाहर निकलने के तैयार नहीं है। उस पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तमाम व्यवस्था जो है वो उस क्षेत्र में करी है, सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। इसके साथ पूरे उत्तराखंड के डीजीपी ने भी एक तरीके से सभी थानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर आज भी शोभा यात्रा का जो है वो आयोजन तमाम संगठनों की तरफ से किया गया था, तो उसके लिए भी पुलिस प्रशासन को एक तरीके से अहम सुरक्षा बरतने के निर्देश जो है वो डीजीपी ने कल रात दे दिए थे। लेकिन अब देखना होगा कि उत्तराखंड पुलिस ने जो जिहादियों को समय दिया गया है शाम 4 बजे तक का, कि शाम 4 बजे तक कितने जिहादियों खुद जाके गिरफ्तार हो गए होंगे थाने में हाजिर होने के लिए, जैसा कि पुलिस प्रशासन ने उनको कहा था, और कितने जिहादियों के घर के ऊपर आज धामी सरकार की बुलडोजर चलेगी, ये एक बड़ी बात देखने वाली होगी। क्योंकि लगातार ही हिंदुओं के पावन पर्व, आप एक बात जरा क्लियर करें कि क्या हर बार रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, क्या ऐसी रैलियां वहां, ऐसी शोभा यात्रा निकलती आई हैं पहले भी?
बिल्कुल लावनी, देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि पिछले साल जब तमाम पाबंदियों के बाद कुछ दिनों के लिए कांवड़ यात्रा जो है उसको खोली गई थी, कांवड़ यात्रा की परमिशन जो है वो तमाम कांवड़ियों को मिली थी। जो भी उस क्षेत्र से हम बात करें तो हरियाणा और सहारनपुर के काफ़ी श्रद्धालु भोले के भक्त उस क्षेत्र से होते हुए आते हैं। तो पिछले साल भी सबसे पहले उनके ऊपर हमला किया गया था कांवड़ यात्रा के दौरान, तो काफ़ी आगजनी भी उस दौरान वहाँ पर हमको देखने को मिली थी। उसके बाद दिवाली आ जाती है तो दिवाली में हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में तमाम जो है पत्थरबाजी करी जाती है। यानी जो आप बता रहे हैं उससे स्पष्ट है कि ये तय रहता है कि इस इलाके से अगर किसी भी हिंदू पर्व से जुड़ी हुई शोभा यात्राएं निकलती हैं तो इस पर हमला होता है। यानी इस जगह पर पहले ही जिहादियों का अड्डा बन चुका है। तो ये सब जानते समझते हुए भी अभी तक क्यों कोई नहीं कार्रवाई की गई थी? ऐसी परिस्थितियां तो पहले भी सामने आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियां हम कहते हैं हर साल में 2-3 बार जो है वो हरिद्वार क्षेत्र में आ जाती है। कहने के लिए हरिद्वार धर्म नगरी है, हिंदुओं का एक स्थान है, लेकिन हिंदू अब वहाँ मुसलमान की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से अब हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं का कोई भी पावन पर्व आए, चाहे दिवाली आए, चाहे होली आए, चाहे हनुमान जन्मोत्सव आए, चाहे रामनवमी आए, चाहे कांवड़ यात्रा आए, इन सभी पर देखिए पूरे के पूरे हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं वो पूरे के पूरे पहले से ही प्री प्लान रहते हैं कि हिंदुओं की कोई भी यात्रा, चाहे कांवड़ यात्रा है, चाहे शोभा यात्रा है, उस पर हमको हमला ही करना है। तो पुलिस प्रशासन ने भी पिछले साल कार्रवाई करी थी और एक तरीके से आश्वासन दिया था हिंदू समाज को कि आगे से कोई भी ऐसा कृत्य जो है वो जिहादियों द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन ज़्यादा भी नहीं हुए थे, उसके बावजूद जन्मोत्सव के शोभा यात्रा पर एक तरीके से हमला जिहादियों द्वारा पूरा का पूरा प्री प्लान था। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से दावे कर रहा है जिहादियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए, वो इस बार कठोर कार्रवाई किस तरीके से की जाती है ताकि आगे से हिंदू समाज जो है तमाम अपने पावन पर्व जो है वो अच्छे से मना पाए। क्योंकि शोभा यात्रा पर अभी बात आई है, आगे आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, कांवड़ यात्रा भी फिर दोबारा लौट कर आने वाली है। तो पुलिस प्रशासन उसको किस तरीके से मैनेज करेगा और हिंदुओं को मुसलमानों के भय से किस तरीके से बचाएगा, ये खुद में एक बड़ा सवाल है लावनी। बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा सवाल, और ये तस्वीरें इस बात की साक्षी है कि ये जो हमला हुआ है जिहादियों की तरफ से, ये प्री प्लान था, ये सुनियोजित था। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई, जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, ये एक चंद सेकंड्स या चंद मिनटों का काम नहीं हो सकता, बकायदा इसके लिए प्री प्लानिंग की गई थी। एक आखिरी सवाल कृष्णा आपसे जानना चाहेंगे कि इस शोभा यात्रा को निकालने के लिए क्या पहले पुलिस प्रोटेक्शन मांगी गई थी? बिल्कुल लावनी, देखिए तो शोभा यात्रा का जो आयोजन है लगभग 8 से 10 किलोमीटर के लिए होना था। जहां से शोभा यात्रा शुरू हुई है वहां से लगभग 2-3 किलोमीटर की पूरी हो चुकी थी। जहां से ही उसने प्रवेश किया जिहादियों के इलाके में, वहां पे एक तरीके से पुलिस प्रशासन की अनुमति भी शोभा यात्रा आयोजन करने के लिए हिंदू समाज ने ले ली थी। और जो मंडावर चौकी पुलिस है उसने कई सिपाही जो है वो शोभा यात्रा की सुरक्षा में लगाए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही पूछा कि अब हिंदुओं को अपना पर्व त्योहार मनाने के लिए शर्तें, नियम, पाबंदियां और पहरेदारी की जरूरत होगी। ये हो रहा है हिंदुस्तान में और ये हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड में। उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हो ऐसे जिहादियों को और एक बड़ा उदाहरण पेश किया जाए सरकार और प्रशासन की तरफ से, ताकि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी इनमें ना आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा, इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात हनुमान जन्मोत्सव की हो रही है, प्रभु हनुमान जयंती की हो रही है, तो पूरे देश में धूमधाम से ये मनाई गई। सभी मंदिरों में हनुमान जी को 56 भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना की तस्वीरें भी आई। और इसी कड़ी में श्री हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम जयराम आश्रम में भी आयोजित किया गया। मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आश्रम में पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान हनुमान से पहले भगवान श्री राम का गुणगान किया गया। प्रसाद के रूप में संकट मोचन हनुमान जी को 56 भोग लगाया गया, जिसके बाद जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर आशीर्वाद दिया। श्रद्धालुओं को हनुमान जन्मोत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। कार्यक्रम में चारधाम यात्रा सुगम और बेहतर चले, इसके लिए भी प्रभु हनुमान से विशेष प्रार्थना की गई। नमस्कार, हमें टाटा जलालपुर गांव में जहां रात ये हनुमान जन्मोत्सव के जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर बहुत ज़बरदस्त पथराव हुआ। हनुमत बीड़ा हनुमान जी के आज जन्मोत्सव पर जयराम आश्रम इस देश में पूरे देश विदेश से आए हुए भक्तों के
के सानिध्य में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हनुमान जी सेवा भाव हमें सिखाते हैं, हनुमान जी समर्पण सिखाते हैं। हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने जो भी काम किया भगवान के सिर चरणों में समर्पित होकर के किया, अहम को छोड़कर काम किया। हनुमान जी बुद्धि के देवता है, उनमें शीलता है, उनमें सज्जनता है। वो ब्रह्मचर्य रह करके उन्होंने पूरे जीवन हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की। मैं आज के इस भावना सब पर यही कहूँगा कि हम जो भी काम करते हैं वो गुरु के प्रति समर्पित होकर के करें। जो भी हम काम करते हैं अपने आराध्य देव के समर्पण भाव से उस काम को करें। ये श्रेय लेने की आप जो इच्छा रखते हैं, काम की कोई श्रेय अपने आप को नहीं लेना चाहिए। श्रेय अपने गुरु को, अपने आराध्य को देना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर एक बार फिर से जुबानी हमला किया है। मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस का शुरुआत से ही ये चरित्र रहा है कि वो जनता के बजाय पद प्रतिष्ठा पर ज्यादा ध्यान देती है। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर पद को लेकर आपसी लड़ाई झगड़े अक्सर देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के सरोकारों को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखी। देखिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। कांग्रेस का इस प्रकार का चरित्र प्रारंभ से ही रहा है कि वो लोग जनता की बजाय पद प्रतिष्ठा पर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। पिछले 5 साल में भी आपने देखा होगा, हाउस के अंदर बाहर संगठन यही उनका रहा है। तो वो जनता के जन समस्याओं के प्रति जो जनादेश मिला उस जनादेश को कभी भी वो जनता से जोड़कर कार्य नहीं करते, केवल पद प्रतिष्ठा या आपसी लड़ाई। इस प्रकार उनमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इधर पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा स्थित द्वारी खाल ब्लॉक के डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत की ग्राम पंचायत बिरमोली विकासखंड द्वारी खाल को गोद ले लिया है। संस्था के द्वारा स्वर्गीय विपिन रावत जी की ग्राम सभा बिरमोली खाल के अंतर्गत उनके गांव सेड़ा और इसी ग्राम सभा के अंतर्गत मथारा राजस्व गांव को गोद लिया गया है। वहीं संस्था ने जानकारी दी कि स्वर्गीय विपिन रावत जी के गांव सेड़ा को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में निर्मित किया जाएगा, जिसके लिए वो संकल्पबद्ध हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वर्गीय विपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद स्कूली बच्चों को साइकिल के साथ टैब भी वितरित किए गए। और यहाँ पे उनका जाने से पूरा देश अद्वैत में है और पूरे देश को बहुत बड़ी हानि हुई है। और यहाँ पर अभी उनके गांव का विकास कार्य एनजीओ के थ्रू श्री हरबंस राय बच्चन जी एनजीओ में श्री यादव जी कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना है, रात को बड़ा अच्छा लगता है। और फिर ये मंदिर बन रहा है, मंदिर का रास्ता में भी काम शुरू है, उसमें ठीक से रास्ता और सीढ़ियाँ बनवाई जा रही हैं। और यहाँ जो हमारा जो पुश्तैनी पानी है उसको पाइप के थ्रू गांव में ला रहे हैं, उसका काम भी प्रोग्रेस पे है। और सड़क का काम भी प्रोग्रेस पे है, नज़दीक से अभी कुछ दिनों में सड़क बन जाएगी, गांव तक आ जाएगी। जो पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत जी की इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं मेरे गाँव में आया हूँ और गाँव पे आने के बाद वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इसके उपलब्ध में पलायन जो है वो पलायन कैसा खत्म हो जाए, उत्तराखंड के बारे में वो व्यतीत रहते थे। उनको लगता था कि मेरा समय पूरा यहाँ पे दे दूं और यहाँ की स्थिति में सुधारूं। और ये सब चीजें होने के बावजूद आपको तो सब पता है बहुत बड़ी क्षति हुई। और वो उनका जो सपना था वो सपना पूरा करने के लिए मैं निवृत्ति यादव डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से यहाँ पे बिरमोली ग्राम पंचायत गोद ली है। बिरमोली ग्राम पंचायत के अंदर मथारा सेना गांव आता है। तो हम जो भी यहाँ का मास्टर प्लान चालू है, जो भी गांव में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, शायद 1 साल लगेगा पूरा यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए। गांव में जो एक धारणा बनी हुई है सरकारी स्कूल के लिए कि बच्चे जो यहाँ पे मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं है या अध्यापक कम है, बात भी सही है, सब्जेक्ट 5 है, अध्यापक कम है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम बन जाएगा। अगर सरकार का ध्यान, हमारे एनजीओ सर जो हैं उन्होंने प्रयास किया है तो हो सकता है पूरा स्टाफ मिल जाए। जब पूरा स्टाफ मिलेगा तो हम मतलब प्रत्येक बच्चे पे व्यक्तिगत रूप से एक बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा। अभी यह है कि 2 अध्यापक है, सब्जेक्ट 5 है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, हिंदी भी है, मैथ्स भी है। और जो मीडियम इंग्लिश हो जाएगा जिस वजह से गांव के जो जनता है पलायन हो रही है,
उनका एक वो है कि इंग्लिश मीडियम, हालांकि यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम है लेकिन थोड़ा यहाँ पर स्टाफ कम है, मतलब 2 अध्यापक और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा। तो सर के अगर उससे जैसे सर कह रहे हैं कि मतलब हो जाएगा तो स्टाफ पूरा आएगा तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो अलग अलग टीचर होगा तो विद्यालय की स्थिति अपने आप सुधरेगी, बच्चों की स्थिति अपने आप सुधरेगी। फिर जो इंग्लिश मीडियम वाला जो सब लोगों के सिर में है कि इंग्लिश मीडियम, तो वो भी जो इनके वो है वो काम पूरा हो पाएगा। एक तरफ नगर निगम कई वर्ष पुराने अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के मेयर और विधायक के बीच जुबानी वार तेज हो गई है। इस मामले ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है और इसी बीच मेयर जोगेंद्र रौतेला का बयान सामने आया कि अतिक्रमण हटाना नगर निगम के अधिकारों में आता है। शहर की फिजा बदलने के साथ ही सुनियोजित विकास की तरफ ले जाने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। मेयर का कहना है कि मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूं। उन्होंने इस पूरे मामले में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये उन लोगों का दोष है जिन्होंने राजनीति की आड़ में अतिक्रमणकारियों को सहारा दिया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अधिकारियों की उदासीनता की होती है जो अतिक्रमण करवाती है, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार और नगर निगम शहर में अवैध अतिक्रमण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, वो लोग मुझे राजधर्म ना सिखाएं क्योंकि मैं अपने राजधर्म का भली भांति पालन कर रहा हूं। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि अगर अतिक्रमणकारी कांग्रेस के चहेते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष है। नगर निगम के दायित्व में अतिक्रमण को हटाना भी होता है और सभी प्रशासनिक अधिकारी चाहे जिले स्तर के हों, नगर स्तर के हों, सभी के दायित्व में आता है और उसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। और मैं समझता हूं कि शहर को अगर एक सुनियोजित विकास की तरफ ले जाना है तो ये सब कार्रवाइयाँ चलती रहनी चाहिए। और ये कोई मैं इस विषय को बिल्कुल जायज़ नहीं कहता कि कोई उदाहरण दे कि मैं 20 साल 30 साल पहले से यहाँ पर बैठा हूँ तो कहीं वो अतिक्रमण की श्रेणी से अलग नहीं हो जाता है। ये उन लोगों का दोष है कि जिन्होंने उसको अब तक प्रशय दिया। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रशय ही होता है जो अतिक्रमण कराता है, या अधिकारियों की उदासीनता होती है जो प्रशय कराती है, या अतिक्रमण को प्रशय देती है। और मैं समझता हूं कि वर्तमान में अच्छा तालमेल और उत्तराखंड सरकार और नगर निगम का साफ मंतव्य है कि अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये शहर को सुंदर बनाना भी एक आवश्यक कार्य है। पंचायतों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा राजधानी देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी पहल की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से पंचायती राज को मजबूत करने पर बल मिलेगा। कार्यशाला में देश भर के कई राज्यों से पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे। साथ ही जम्मू कश्मीर से भी 30 प्रतिनिधि कार्यशाला पहुंचे। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम पंचायतों को मजबूत करेंगे, पंचायतें मजबूत होंगी तो राम राज्य आएगा और आज पंचायतों को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर भी सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार की चारधाम यात्रा बेहद सरल और सुगम होगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पास पंचायती राज विभाग के साथ साथ पर्यटन एवं तीर्थाटन विभाग भी है, इसलिए चारधाम यात्रा को लेकर सतपाल महाराज काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु और पर्यटकों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। आज पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमने ये एक दिन की कार्यशाला ऑर्गेनाइज की है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से भी लगभग 30 प्रतिनिधि आने वाले हैं। मैंने वहाँ के बड़ा नज़दीक से देखा है तो आज वहाँ जो पंचायती राज लागू हुआ है एक्ट, ये अपने आप में अभिनंदन योग्य है, स्वागत योग्य है और वहाँ पर भी धरातल पर काम उतरने लगे हैं। तो आज उनके बीच में उनका हम स्वागत करेंगे, उसके साथ साथ उनके बीच में विचार विमर्श करेंगे और इसके साथ साथ केरला को हमने और हिमाचल को हमने स्टडी प्रांत बनाया है, स्टेट बनाया है। तो निश्चित रूप में हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे और इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक फैसले होंगे जिससे कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मजबूत होंगे।
शिवालिक नगर निवासी सेना के जाबाज अधिकारी बलिदान लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत सिंह पवार की स्मृति पर बने तिराहा मार्ग का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण नगर पालिका और बलिदानी लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी मेजर रेणु उल्हान, उनकी माता ज्ञान कौर और पिता बहादुर सिंह पवार की नेतृत्व में किया गया। लोकार्पण में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के साथ रानीपुर विधायक आदेश चौहान सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। दरअसल 30 मई 2016 को महाराष्ट्र के कुलगांव के आयुध भंडार में आग लग गई थी, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत सिंह पवार वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जिसके बाद उनकी पत्नी 8 वर्षीय पुत्र रणवीर सिंह और वह उनके पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं इस घटना के बाद हरिद्वार में शोक की लहर दौड़ गई थी और भारी जनसमूह के साथ कर्नल रणजीत पवार को मुखाग्नि दी गई थी। शिवालिक नगर में बलिदान लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत सिंह पवार को सम्मान देते हुए उनके नाम से बलिदान लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत सिंह पवार तिराहा मार्ग का लोकार्पण किया गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो शिवालिक नगर के चेयरमैन हैं राजीव शर्मा जी, उसको और उसके परिवार को ईश्वर हमेशा खुश रखे और उनके ही एफर्ट से, उनकी बहुत मेहनत से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर के आगे प्रार्थना ये करता हूँ कि ये हमेशा सुखी रहे, इसका परिवार सुखी रहे और ये बहुत ज़्यादा आगे राजनीतिक कैरियर में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। देखिए, शिवालिक नगर के होनहार बालक, फिर उसके बाद DPS के छात्र रहे कर्नल रणजीत सिंह पवार जी, और उन्होंने अपनी शहादत इस देश को बचाने के लिए, देश के सैन्य उपकरणों को बचाने के लिए दी। तो हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है कि हम उनको सम्मान दें। और उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि यहीं कर्नल साहब का यहाँ आवास भी है, तो उनके सबसे जो निकटतम बिंदु था, हमने इस मुख्य मार्ग का नाम और इस तरह का नाम उनके नाम पर रखा है। उनकी प्रतिमा भी हम भविष्य में लगाएंगे। और आज ही घोषणा हुई, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने घोषणा की, हर 15 अगस्त को पूरे जिले के छात्र एक निबंध प्रतियोगिता में भाग भी लेंगे। नगर निगम हरिद्वार में चोरों ने MNA सहित कई दफ्तरों के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। नगर निगम में MNA सहित 5 दफ्तरों के ताले तोड़कर फाइलों को खंगाला गया। वहीं चोर इन दफ्तरों के ताले तोड़कर कई फाइलें भी लेकर फरार हो गए। दरअसल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नगर निगम हरिद्वार का ये कार्यालय जिस इलाके में स्थित है, उसमें कई आला अधिकारियों के आवास भी मौजूद हैं। बावजूद इसके इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर अज्ञात चोरों ने नगर निगम में स्थित नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त सहित कुल 5 दफ्तरों के पहले तो ताले तोड़े, उसके बाद दफ्तरों में घुसकर वहां रखी अलमारियों के ताले तोड़कर फाइलों को खंगाला। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि चोर कार्यालय में पैसा चुराने नहीं, बल्कि कोई जरूरी फाइलों पर हाथ साफ करने आए हुए थे, क्योंकि CCTV फुटेज में एक चोर जाते समय हाथ में कुछ फाइलें लेकर जाता दिख रहा है। निगम में हुई इस चोरी की खबर से नगर निगम कर्मचारियों सहित पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये देखो ऐसे दराज ऐसे खोल के दे जो लोग ना। और चलिए, इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।